हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 के एनसीईआरटी के इतिहास के बुक का चैप्टर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के प्रश्न उत्तर को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, रूस की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे? इसका उत्तर है रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले इस प्रकार थे। सबसे पहला है सामाजिक हालात। रूस में उस समय समाज 3 वर्गों में विभाजित था: उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में धनी व्यापारी लोग थे, मध्यम वर्ग में मध्य स्तर के लोग थे और निम्न वर्ग में मजदूर तबके थे। मजदूर भी विभिन्न प्रकार के हुआ करते थे, शिक्षित और अशिक्षित। इनमें भी कुछ अस्थायी और काम की दृष्टि से भी विभिन्न प्रकार के थे। औरतें भी मजदूरी करती थीं, किंतु उन्हें मजदूरी बहुत कम मिलता था। दूसरा है आर्थिक हालात। 1905 से पहले रूस की आर्थिक स्थिति कृषि पर निर्भर थी। 85% लोग की आजीविका का आधार कृषि था। रूस अनाज का एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देश था, यानी रूस में अनाज उत्पादन भी किया जाता था, पैदा भी किया जाता था और दूसरे देशों में भेजा भी जाता था। उद्योग बहुत कम हुआ करते थे। अधिकांश कारखाना मालिक की निजी संपत्ति थे। मजदूरों की स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्हें कारखानों में 10 से 15 घंटे काम करना पड़ता था। उस समय सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख केंद्र थे। स्टील और कोयला का उत्पादन अधिक मात्रा में होता था। तीसरा है राजनीतिक हालात। उस समय रूस में ज़ारशाही शासन था और निकोलस द्वितीय वहाँ का शासक था। 1898 में कार्ल मार्क्स के समर्थन में समाजवादियों ने रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया। 1900 में किसानों ने समाजवादी क्रांति पार्टी गठित कर लिया। उस समय रूसी साम्राज्य में मॉस्को के आसपास पड़ने वाले क्षेत्र के अलावा आज के फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन तथा बेलारूस के कुछ हिस्से शामिल थे। तत्कालीन रूसी साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला है। अब अगला प्रश्न, 1917 ईस्वी से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी? 1917 ईस्वी से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले निम्न स्तर पर भिन्न थी। सबसे पहला है रूस का समाज यूरोपीय देशों से काफ़ी अलग था। 1917 से पहले रूस की 85% लोग कृषि पर आधारित थे। उनकी आय का मूलाधार कृषि था। कल कारखानों में काम करने वाली महिलाओं की संख्या कम थी। दूसरे यूरोपीय देशों में कृषि की प्रधानता नहीं थी। जर्मनी और फ्रांस में किसानों की जनसंख्या 40 से 45% थी। दूसरा है दूसरे यूरोपीय देशों की अपेक्षा रूस में श्रमिकों का सामाजिक जीवन अलग था। छोटे छोटे किसान सामूहिक कृषि करते थे। उनका एक संगठन था जिसे कम्यून कहा जाता था। जिन वस्तुओं का उत्पादन होता था उसका लाभ एवं श्रमिकों की पारिवारिक आवश्यकता अनुसार वितरण कर दिया जाता था। तीसरा है प्रथम विश्व युद्ध में रूस के काफ़ी सैनिक बर्बाद हो चुके थे। उनका मनोबल टूट चुका था। युद्ध से तंग आकर सिपाही अभी लड़ना नहीं चाहते थे। 1916 तक रेलवे लाइन और बचे उद्योग भी बर्बाद होने लगे, जिससे दूसरे देशों के मुकाबले रूस की औद्योगिकीकरण बेकार होने लगा। सरकार की घटती लोकप्रियता, भुखमरी और दंगों की स्थिति में रूस के कामकाजी आबादी का स्तर दूसरे यूरोपीय देशों के मुकाबले गिरने लगा। अगला प्रश्न, 1917 में ज़ार का शासन क्यों खत्म हो गया? इसका उत्तर हो जाएगा 1917 में ज़ार का शासन कई कारणों से खत्म हो गया, जो ये है। इसका पहला पॉइंट, प्रथम विश्व युद्ध। जब प्रथम विश्व युद्ध लंबा खींचता गया तब ज़ार ने डयूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया, जिससे जन समर्थन कम होने लगा। लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया।
इसके घटिया सलाहकारों के कारण ज़ारशाही को अलोकप्रिय बना दिया। दूसरा पॉइंट, 1905 की क्रांति। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए कई संगठन बनाए। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक ऐसी पार्टी का गठन किया गया और धीरे धीरे ज़ार का नाम मिटता गया। तीसरा पॉइंट है फरवरी क्रांति। जब 25 फरवरी को सरकार ने डायोमा को बर्खास्त कर दिया तो प्रदर्शनकारियों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और आगे बढ़े। घुड़सवार सैनिकों ने भी इन्हें नहीं रोका। अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल ज़ार से मिलने गया। सैनिक कमांडो ने सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे और ज़ार ने गद्दी छोड़ दी। चौथा पॉइंट है विचारों की लड़ाई। रूस के किसान समाजवादी विचारधारा से काफ़ी करीब थे। उदारवादी भी रूस में निरंकुशता खत्म करना चाहते थे। उसमें इन्हें राष्ट्रवादी और इस्लाम के आधुनिकीकरण जदीदियों का भी समर्थन मिला। इस प्रकार ज़ारशाही का अंत हो गया। अगला प्रश्न, 2 सूचियां बनाइए। एक सूची में फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाओं और प्रभावों को लिखिए और दूसरी सूची में अक्टूबर क्रांति के प्रमुख घटनाओं और प्रभावों को दर्ज कीजिए। फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति की घटना और प्रभाव की सूचियां इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम फरवरी क्रांति की घटनाओं को देखते हैं। जरूरी चीज़ों की कीमतें इतनी ही तेज़ी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में गिरावट आ गई, जिससे मजदूरों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फैक्ट्रियों में मजदूर हड़ताल पर चले गए और कारखानों में तालाबंदी होने लगी। डायोमा बर्खास्त कर दी गई और कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। लोग काम के घंटे को घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करने लगे। लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में असंख्य लोग सड़कों पर उतर आए। सैनिकों ने अपने अफसरों पर गोली चला दी। लेनिन ने अप्रैल तिथि बताई जिसमें 3 मांगों को रखा गया। ज़ार ने गद्दी छोड़ दी। अब हम अक्टूबर की क्रांति के घटनाओं को देखते हैं। अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ने लगा। अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री केरेंस्की ने सैनिकों की मदद से बोल्शेविक के अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। बोल्शेविकों ने भी पलटवार कर सरकारी कार्यालय पर कब्जा कर लिया। मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की एक बैठक हुई जिसमें बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया गया। अब हम फरवरी क्रांति के प्रभाव को देखते हैं। इसमें सबसे पहला है महिलाएं फैक्ट्रियों और कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व कर रही थीं। इसका प्रभाव यह हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। ज़ारशाही का अंत हो गया जिससे अंतरिम सरकार का गठन हुआ। भविष्य में सभी फैसले मताधिकार से चुनी हुई संविधान सभा ही करेगा। कुछ समय बाद अंतरिम सरकार में विश्वास कम हो गया जिससे बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ा, लेकिन सरकार ने उनका दमन किया। अब हम अक्टूबर क्रांति के प्रभाव को देखेंगे। बोल्शेविक रूस में पूर्ण रूप से समाजवाद स्थापित करना चाहते थे। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इस चुनाव में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया।
बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की सांसद का दर्जा दे दिया गया। अब रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। बोल्शेविक पार्टी भी समय रहते तानाशाही रवैया अपनाने लगी। सेंसरशिप और जमीन के पुनर्वितरण के कारण गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। ये थे अक्टूबर क्रांति के प्रभाव। अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। बोल्शेविक ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद निम्न परिवर्तन किए। सबसे पहला, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। दूसरा पॉइंट, बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था की पूरी तरह खिलाफ थे। किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तीसरा पॉइंट, बड़े बड़े मकानों को परिवर्तन करके छोटे छोटे हिस्सों में बदल दिया गया ताकि सभी लोगों को रहने की जगह दी जा सके। चौथा पॉइंट है, उन्होंने अभिजात्य वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी तथा इसके लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गईं और एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की। पांचवा पॉइंट है, पूरे देश में एक तरह का संविधान हो गया। गुप्तचर पुलिस बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। छठा, अक्टूबर 1917 के बाद कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए नए प्रयोग शुरू किए। अगला प्रश्न, कुलक क्या है? संक्षेप में लिखें। रूस में बड़े बड़े किसानों को कुलक कहा जाता था। रूसी सरकार ने कुलकों के खेतों को हिंसा के द्वारा छीन लिया और ऐसे लोगों को जान से मार दिया गया जिन्होंने इसका विरोध किया। बहुत से कुलकों को श्रम कैंप में भी भेज दिया गया। अगला प्रश्न, डयोमा क्या है? डयोमा रूसी असेंबली का नाम है। पहली बार औपचारिक रूप से गठित डयोमा को रूसी सम्राट के द्वारा पेश किया गया था। अक्टूबर क्रांति यानी 1917 ईस्वी की क्रांति में इसे भंग कर दिया गया। अगला प्रश्न, 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार के बारे में संक्षेप में लिखें। इसका उत्तर हो जाएगा 1900 से 1930 के बीच काम करने वाली महिलाओं को पुरुषों के अपेक्षा कम वेतन मिलता था। वे अपने अधिकार के लिए हड़ताल को भी अंजाम दिया करती थीं। इसलिए जब विद्रोह हुआ तो उन्होंने भी इसका समर्थन किया। अगला प्रश्न, उदारवादी से क्या समझते हैं? टिप्पणी लिखें। जॉन लॉक को उदारवादी का जनक कहा जाता है। उदारवादी विचारधारा उस विचारधारा को कहते हैं जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी माना जाता है और विभिन्न सामाजिक संस्थानों में जो मनुष्य रहते हैं उनकी सूझबूझ और सामाजिक प्रयास के परिणामों को अहमियत दी जाती है। अब प्रश्न 10 को देखते हैं। स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में लिखें। स्टालिन ने खाद्य पदार्थों की कमी को दूर करने के लिए उन छोटे किसानों का सफाया कर दिया जो किसान कृषि के वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग नहीं करते थे। उन लोगों की भूमि छीन ली गई जो छोटे फार्म का विकास किया करते थे। स्टालिन की पार्टी ने उन छोटे किसानों को सरकारी फार्म में काम करने के लिए आदेश दे दिया ताकि जमीन को सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाया जा सके। इन सब बातों को देखते हुए कहा जा सकता है कि छोटे किसानों की भूमि को एकत्र कर बड़े सामूहिक फार्म बनाने की प्रक्रिया को सामूहिकीकरण कहा जाता है। अब अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।